गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का समग्र अध्ययन करेंगे। यह भूगोल की ही एक शाखा है। इससे पहले हम लोग भूगोल की जो तमाम चैप्टर होते हैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी आदि का समग्र अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग पर्यावरण भूगोल भी पढ़ चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब पर जो प्ले लिस्ट है ज्योग्राफी का उसमें आप जाइएगा, खोजिएगा तो ये सब मिल जाएंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग जनसंख्या भूगोल में आते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए। जनसंख्या भूगोल भूगोल की एक नवीन शाखा है, नई शाखा है, जिसमें किसी राज्य या देश में निवास करने वाली जनसंख्या के विभिन्न लक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन व विकास का मुख्य रूप से श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिकी विद्वान ग्लेन टिबार्था को जाता है। याद कीजिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी संबंध किससे? तो ग्लेन टिबार्था को जाता है। अब जनसंख्या भूगोल है तो इसका कुछ अर्थ होगा और इसकी कुछ परिभाषाएं होंगी, तो देखते हैं। ग्लेन टिबार्था ने सर्वप्रथम जनसंख्या अध्ययन को भूगोल की स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ष 1969 में इन्होंने जनसंख्या भूगोल पर अपनी पहली पुस्तक ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, याद कीजिए, ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स लिखी थी। कौन? तो ग्लेन टिबार्था ने। इसके पहले भाग में टिबार्था ने भूतकालीन जनसंख्या का विश्लेषण किया, यानी पहले प्राचीन काल से जनसंख्या का विश्लेषण तो इन्होंने किया था। और दूसरे भाग में क्या करेंगे? अब मान लेते हैं या आज प्रेजेंट है तो पहले भाग में इससे पहले वाले जनसंख्या के पैटर्न का अध्ययन किया था। और इसके अगले वाले भाग में, दूसरे भाग में, जनसंख्या के सभी प्रकारों के लक्षणों, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक का निरूपण किया। यानी इससे पहले जो जनसंख्या का पैटर्न चला रहा था उसका अध्ययन किया और यह उसके जो कारक हैं उनका ये अध्ययन किया, यानी कि उसका इन्होंने वर्णन किया। अतः टिबार्था को जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। इस प्रकार रॉबर्ट वुड्स, याद कीजिए, रॉबर्ट वुड्स ने 1979 में एक पुस्तक लिखा था। कौन? रॉबर्ट वुड्स। इन्होंने क्या लिखा? पॉपुलेशन एनालिसिस इन जियोग्राफी लिखी थी, जिसमें जनसंख्या के लक्षणों जैसे उत्पादकता, मर्त्यता यानी मोटिलिटी, संचलन आदि का विश्लेषण किया। कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई जनसंख्या भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे टिबार्था, इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या का अध्ययन संपूर्ण भूगोल अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। किनके अनुसार? तो ग्लेन टिबार्था के अनुसार। यानी जनसंख्या का अध्ययन कर लीजिए तो लगभग संपूर्ण भूगोल का आप अध्ययन कर लेंगे। दूसरा एक और है जे ब्यूजे गॉर्नियर। जे ब्यूजे गॉर्नियर, इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के जो तथ्यों का वर्णन करता है। इन्होंने कहा? तो जे ब्यूजे गॉर्नियर ने कहा था। अब जनसंख्या भूगोल तथा संबंध क्षेत्र क्या क्या होगा इसे? तो देखिए, जनसंख्या के अध्ययन में विभिन्न सामाजिक शास्त्र महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी की बात हो रही है का संबंध मुख्यतः जन्म मृत्यु दरों के सांख्यिकी यानी स्टैटिक विश्लेषण से होता है। जनसंख्या भूगोल और समाज शास्त्र दोनों ही जनसंख्या के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। अर्थशास्त्र में जनसंख्या का आधार उनके आर्थिक प्रभाव तक सीमित होता है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में। और इतिहास में मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक लक्ष्यों का अध्ययन समय के संदर्भ में किया जाता है। किसमें? तो इतिहास में। और हम लोग इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि जनसंख्या भूगोल का अर्थ और परिभाषा जान चुके हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग जनसंख्या के मापक यानी उसका स्केल क्या होगा, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे कैसे है, जनसंख्या का घनत्व क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कैसे रही है, कब बढ़ी है, घटी है, कहाँ अधिक बढ़ रही है, कहाँ कम बढ़ रही है, जनांकीय संक्रमण यानी ट्रांजिशनल समय, और जनसंख्या वृद्धि संबंधी कुछ थ्योरी यानी सिद्धांत दिया गया है। जन्म दर और मृत्यु दर का विश्लेषण करेंगे हम लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या के मापक यानी मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन। इसका मापक कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए कुछ मापक चाहिए ना। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या को
आंकड़ों के स्रोत जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण और जन्म मरण सांख्यिकी के माध्यम से मापा जाता है। मात्र कौन कौन? 3 देखिए, आंकड़ों, एक आंकड़ा होना चाहिए, आंकड़ों के स्रोत, जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण हो, ऐसा ना हो कि एक बार जनगणना हो गया तो हो गया, नहीं, जनगणना तो होना ही चाहिए, उसके बाद प्रतिदर्श सर्वेक्षण होना चाहिए 10 साल में, और जन्म मरण सांख्यिकी, ये कितना मरा और कितना जन्म लिया है। सबसे पहले आता है आंकड़ों के स्रोत। यह क्या चीज़ है? तो जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए इसके लक्ष्यों के आंकड़ों के लिए विभिन्न स्तर के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भूगोलवेत्ताओं या भूगोलवेत्ता आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय स्रोतों की सहायता लेते हैं। कौन? तो शासक, यानी वर्तमान जो सरकार है उसका जो स्रोत है उसी के आंकड़ों का सहायता लेते हैं। आंकड़ों के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 स्रोतों में विभक्त किया जाता है। अतः जनगणना, सर्वेक्षण, निबंधन यानी रजिस्ट्री, प्रक्षेपण, आवास, प्रवास प्रतिवेदन तथा प्रकाशित अनुमान संबंधी आंकड़े। कौन कौन? तो जनगणना में क्या क्या आंकड़े में कौन कौन आएगा? तो जनगणना, कहीं सर्वेक्षण कर दिया गया, निबंधन रजिस्ट्री हुआ है, प्रक्षेपण, आवास प्रवास प्रतिवेदन तथा प्रकाशित अनुमान संबंधी आंकड़े आदि जनसंख्या भूगोल के आंकड़ों के मुख्य स्रोत होते हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत, यानी सेकेंडरी आंकड़े में कौन आएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़े। वैज्ञानिकों के लिए यह प्रकाशित आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन हेतु सहायक सिद्ध होते हैं। ये द्वितीयक आंकड़े विभिन्न शोध प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलते हैं। आंकड़ों की बात हो गई। आगे देखिए, अब आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटि। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन आंकड़ा सही है और किसमें दोष है? तो आधुनिक युग में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए तथा भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में भी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की तथ्यपूर्ण एकत्रण एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। उनका मानना है कि उसमें विश्वसनीयता की कमी तथा त्रुटि की संभावना निहित होती है। इस संदर्भ में इन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र विशाल है। वही जनसंख्या के आंकड़ों में जनसंख्या के अनेक लक्षणों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यानी जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र विशाल होता है, वही जनसंख्या के आंकड़ों में जनसंख्या के अनेक लक्षणों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। साथ ही यह एक निश्चित समय में पूर्ण होना अनिवार्य है, इसलिए यह संभव होना कठिन होता है। आगे देखते हैं, आंकड़ों का एकत्रण। यहाँ देखिए, आंकड़ों का एकत्रण सूक्ष्म स्तर यानी माइक्रो स्केल तथा बहुत ही व्यापक स्तर यानी मैक्रो स्केल पर होना आवश्यक होता है, किंतु यह कार्य भी संभव नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या एक अति परिवर्तनशील घटक होता है। यानी जनसंख्या में आपको एक घर, एक परिवार, एक गांव, एक जिले, साथ ही राज्य और देश का जनसंख्या तो पता होना चाहिए, और साथ ही इनका अलग अलग जनसंख्या भी पता होना चाहिए, तब ना आप बताओगे कि उसका ट्रेंड कैसे चल रहा है। भूगोलवेत्ताओं का यह भी मानना है कि वर्तमान समय में भी विश्व के बड़े नियमित जनगणना कराते हैं, यानी विश्व में नियमित जनगणना होता है, जिनके आंकड़ों की गुणवत्ता एक समान नहीं होती। इतना ही नहीं, बहुत से देश तो नियमित जनगणना भी नहीं करा पाते हैं। हालांकि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना कराई जाती है। इस प्रकार इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसके बावजूद जनगणना ही आंकड़ों का मुख्य स्रोत माना गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़े वैज्ञानिकों की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं भारत की जनगणना भी आंकड़ों की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय मानी गई है। अब जनगणना के देखिए, जनगणना क्या होता है? तो जनगणना किसी देश या राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या का आंकड़ा होता है। इसका आधार जनसंख्या की संरचना होता है। यह जनगणना प्रायः प्रत्येक 5 वर्ष या 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इसमें जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया जाता है या किया गया है। अब जनगणना का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं, इतिहास कब से शुरू हुआ है।
तो जनगणना प्राचीन काल से होती रही है। रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्व, याद कीजिए, कैडेस्ट्रल सर्व के रूप में पाए जाते हैं। 1500 ईसा पूर्व में इजराइल के निवासियों की जनगणना का प्रमाण मिलता है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र में भी आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना का उल्लेख है। तो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो चाणक्य की बात हो रही है। आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख है। आईने अकबरी कौन? अबुल फजल वाली, जो अकबर के समय में लिखे थे। आधुनिक जनगणना पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो 1749 में। कहाँ? तो स्वीडन। कौन स्वीडन? वही स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन कौन है उसमें स्कैंडिनेविया में? तो 3। कौन कौन? तो स्वीडन, फिनलैंड और एक कौन है? तो स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, उसी में है। इसी को क्या कहते हैं? तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। दशकीय जनगणना कार्य का आरंभ 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। 1801 ईस्वी में ब्रिटेन में जनगणना हुई थी। कब? तो 1801 में। और भारत में पहली जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मेयो को। कब? तो 1872 में। लेकिन यह नियमित न थी। नियमित कब हुआ? तो 10 साल बाद, यानी 1880 के बाद से। कौन? तो लॉर्ड रिपन के काल से हर 10 साल में जनगणना भारत में होना आरंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि आधुनिक जनगणना में एक निश्चित समय बिंदु के जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक लक्षणों के देश या राज्य के सभी व्यक्तियों का आंकड़ा संग्रह, संकलन एवं प्रकाशन सम्मिलित होता है। तो अपने जनगणना है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में डाटा उसमें रहता है। और प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या हुआ? तो यहाँ देखिए, जनगणना के विपरीत प्रतिदर्श सर्वेक्षण गांव या नगर में चुने गए परिवारों की जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक लक्षणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह होता है। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग रैपिड टेस्ट, यानी कुछ मोट सिंपल ले ली, सैंपल टेस्टिंग कहिए इसको। पूरे का नहीं करेंगे, कुछ हम लोग अंदाज लगाने के लिए, जैसे एग्जिट पोल होता है ना, उसी तरह से। वास्तव में सर्वेक्षण विशिष्ट जनसांख्यिकी लक्षणों की जांच और निर्धारणार्थ जनगणना का पूरक होता है। वर्तमान सर्वेक्षण में उत्पादकता, मर्त्यता, शिक्षा, जन कल्याण जैसी सूचनाओं के संग्रह के सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। भारत में वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिदर्श सर्वेक्षण से जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं के विस्तृत आंकड़ों का संग्रह करना है। इसके अतिरिक्त इसमें पारिवारिक आय, कुछ ग्रामीण वस्तुओं के मूल्य, जनसांख्यिकी लक्षण, जोत का आकार, बचत, कितना पैसा बचाया, रोजगार एवं बेरोजगार की स्थिति, ऋण जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषय भी आवश्यकता अनुसार देश हित में शामिल किए जाते हैं। अतः सर्वेक्षण सूचना प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है और उन संकलित इकाइयों के समूह को प्रतिदर्श या नमूना कहते हैं। तभी तो जो इससे पहले जनगणना हुआ था 2011 वाली, उसमें क्या था? उसमें 49 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखिए, अब प्रतिदर्श के प्रकार क्या होगा? तो प्रतिदर्श को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा जाए। एक है संभावित प्रतिदर्श और तथा एक है असंभावित प्रतिदर्श। देखते हैं संभावित में क्या क्या होगा। तो जिससे प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना ज्ञात होती है, तो वह संभावित है। संभावित प्रतिदर्श के भी कुछ 3 प्रकार हैं। कौन कौन? तो साधारण या यादृच्छिक प्रतिदर्श, यानी इसमें क्या होगा? इसमें इकाइयों का चयन कुछ यांत्रिक या संयोगिक क्रिया द्वारा किया जाता है। यह भी 2 विधियों द्वारा संभव होता है, या तो लॉटरी निकालेंगे या अपने मन से यादृच्छिक संख्या सारणी विधि से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। दूसरा देखिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, मतलब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनसंख्या को क्रमबद्ध स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है और इसे ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श माना जाता है। यानी इसमें हर वर्ष हम लोग एक
सिस्टम शुरू कर दें, जैसे परिसीमन होता है, क्षेत्र बदलते रहता है, उसी तरह इस बार हम लोग इस क्षेत्र का मान लेते सेक्टर ए का हम पूरा टेस्ट कर लिए, यानी पूरा प्रतिनिधित्व आया उसमें, उसके सारे वहाँ पर जनगणना हुआ, उसका सब कुछ हुआ जो हो सकता था, सारे पॉइंट्स उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वेक्षण होगा। इसी तरह अब अगली बार तो सेक्टर बी क्या कर लेंगे, उसके बाद सेक्टर सी क्या कर लेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा जो क्षेत्र है सबका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। समूह यानी गुच्छा, प्रतिदर्श मतलब क्या होगा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण की इस विधि में गुच्छों यानी क्लस्टर्स का ढांचा बनाया जाता है और ढांचे में से यादृच्छिक परिदर्श चुना जाता है। यदि इकाइयाँ आवश्यकता से अधिक हों तो इकाइयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर लिया जाता है। यानी हम लोग पूरा समूह बना लिए, जैसे राज्य है तो राज्य का कुछ जिला का समूह बना लिए, जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी, इस तरह बांट दिए। उसके बाद रैंडमली हम लोग किसी को सेलेक्ट कर लेंगे। आगे देखिए, और असंभावित प्रतिदर्श यह क्या है, जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है, पता ना हो कि कौन शामिल हुआ है कौन ना हुआ है, उसे असंभावित प्रतिदर्श कहते हैं। इसे कम समय, कम खर्च तथा कम श्रम खपत के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। अब आगे देखिए, जन्म मरण सांख्यिकी, पूरा दुनिया नाश्वर है, जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा ही वाली बात है। तो देखिए, जन्म मरण सांख्यिकी जनसंख्या आंकड़ों में शामिल महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जनसंख्या जब होता है उसमें यही तो प्रमुख तथ्य ही होता है, यही पता लगाना है कि इसमें कितने लोग मर गए और कितने लोग नए जन्म लिए हैं, जो जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल संख्या के बीच अनुपात को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। यानी मान लेते हैं कोई क्षेत्र उसमें आबादी 100 है, अब इस वर्ष कितने नए बच्चा जन्म लिया, 10। अब कल्पना कीजिए यहाँ पर मरने वाले लोगों की संख्या 10 है, इसका अनुपात क्या होगा, 1:1, यानी यहाँ की जनसंख्या क्या हुई तो स्थिर हो गई और यही अनुपात होगा। अर्थात ऐसे जन्मे बच्चे जो पंजीकृत नहीं होते हैं वे इस अशोधित जन्म दर में शामिल नहीं होते। अतः शोधित जन्म दर को ज्ञात करने हेतु पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या में 5% जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार शोधित जन्म दर एवं शोधित मृत्यु दर की भांति अशोधित एवं शोधित मृत्यु दर को भी ज्ञात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि कहलाती है। यानी अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या कितना है 1000, यहाँ पर बच्चों ने जन्म लिया इस वर्ष 200, मरने वालों की संख्या थी 170, तो क्या हो गया इसमें वृद्धि हुआ कितना तो +30, यानी अगले वर्ष इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी मानी जाएगी तो 1030। यह शामिल कर जनसंख्या वृद्धि के अनुमान, इसका जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगा लिया जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ है या निगेटिव। फिर लिंगानुपात, यानी कि ये जो 1000 टोटल है 1000, इसमें कितना मेल है कितना फीमेल है आदि, उसमें देखा जाएगा कितने बच्चे हैं कितने बूढ़े हैं आदि की जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। यह जन्म मरण सांख्यिकी जनसंख्या के आंकड़ों में शामिल महत्वपूर्ण सहायक घटक है जो आंकड़ों के माध्यम से देश के नीति निर्माण आदि में सहायक होते हैं। अब यहाँ देखिए, महाद्वीपीय जन्म मरण सांख्यिकी यानी जनसंख्या के महत्वपूर्ण तत्व, इसमें क्या दिया है, यह महाद्वीप का नाम है, यहाँ पर ये सब महाद्वीप है टोटल। फिर दिया है जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या, यानी 1000 पर कितना जन्म दर है, दूसरा रो। तीसरे में है मृत्यु दर, यानी 1000 लोगों में कितना मृत्यु दर हो गया। और चौथा है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, यानी शिशु मृत्यु दर मतलब क्या, जो बच्चे जन्म लेते हैं, हम देखें डिटेल से कि शिशु मृत्यु दर बराबर क्या, कि प्रत्येक 1 वर्ष यानी पहले जन्म दर तक कितने बच्चे यानी कि जो कितने मर गए वह शिशु मृत्यु दर है। तो देखिए, अफ्रीका में आपको सबसे अधिक जन्म दर मिलेगा, सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट कितना तो 1000 में 36 बच्चे जन्म लेते हैं। वहीं मृत्यु दर तो 1000 में 10 व्यक्ति ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहीं शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ है तो अफ्रीका में है, कितना तो 59 है। क्लियर। और वहीं आगे बढ़िए, और जब देखिएगा आप लोग, आइए एशिया को देख लेते हैं। एशिया में जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर या जनसंख्या पर 18 है और मृत्यु दर 7 है, कम है। लेकिन शिशु मृत्यु दर अफ्रीका के बाद एशिया कहीं आता है, यहाँ
1000 बच्चों में 33 बच्चे अपना पहला जन्मदिन न देख पाते हैं। लेकिन जब यूरोप में आएंगे आप तो 11 बच्चे जन्म लेते हैं, 11 व्यक्ति 1000 में मर जाते हैं और शिशु मृत्यु दर मात्र 6 है। यह बहुत कम है। इसी तरह सबसे कम कहाँ मिला आपको, तो ऑस्ट्रेलिया में शिशु मृत्यु दर 3.6 है। उत्तर अमेरिका में शिशु मृत्यु दर 6 है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या का वितरण यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी विश्व में जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है, इसको अब हम लोग देखते हैं। आज संसार की कुल जनसंख्या लगभग अब तो 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी आधार से अधिक, यानी आधार नहीं ये है, जिसकी आधा से अधिक लगभग 60% अकेले एशिया महाद्वीप में बसी हुई है। एशिया में कौन कौन देश आते हैं तो आप जानते ही हैं। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा भारत, दूसरा का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, रसिया का कुछ क्षेत्र आता है इसमें, फिर मध्य एशिया, पश्चिम में आते हैं आपके गल्फ कंट्री, और फिर साथ पूरब में जो 10 आसियान के कंट्री है। इस सब में तो जनसंख्या है ही, ऐसा थोड़े है कि ना है। आखिर 2004 में संसार की कुल जनसंख्या कब थी 2004 में, तो लगभग 6.5 करोड़ थी, 650 करोड़, लेकिन अब तो 700 करोड़ से भी अधिक है। एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 400 करोड़ केवल एशिया महाद्वीप में, देखिए ना, लगभग 150 करोड़ चीन में है और उतना ही भारत में 300 करोड़, इन्हीं दोनों देश में। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाइए 12, जापान है, तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना यहाँ पर जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका में मात्र 88 करोड़, अभी ये 1 अरब हो गया होगा, का दूसरा स्थान है। इसके पश्चात अफ्रीका के बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और सबसे अंत में आता है ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके द्वीप समूह। विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। संसार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग केंद्रित यानी संकेंद्रित है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के अधिकांश भाग तो हिमाच्छादित होने के कारण जनसंख्या विहीन है, वहाँ कोई आबादी ही नहीं है। इस प्रकार विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कुल स्तरीय क्षेत्र कुल लैंड के मात्र 5% भाग में ही केंद्रित है। कितना, तो 60% आबादी, और इसके विपरीत लगभग 50% क्षेत्र पर मात्र 5% जनसंख्या ही निवास करती है। अब विश्व जनसंख्या वितरण के कुछ मापन, कैसे मापन होगा इसका स्केल देखते हैं। तो जनसंख्या वितरण के मापन में किसी राज्य या देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या यानी जनसंख्या, जनघनत्व यानी प्रति 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा इस क्षेत्र में कितना व्यक्ति निवास करता है, लिंगानुपात यानी उस 1 किलोमीटर में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं आदि को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और रूरल और नगरीय यानी अर्बन पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ग समूह में जनसंख्या का आकलन किया जाता है। वर्ग यानी 15 से छोटे कितने हैं, 15 से 60 वर्ष के बीच में कितने हैं, 60 प्लस वाले कितने हैं, तथा छोटे स्तर पर जनसंख्या के स्थानिक वितरण को भी मापा जाता है। मान लेते हैं कि भारत है तो देखा जाता है कि बिहार में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, दक्षिण के राज्य में कितनी आबादी है, नॉर्थ ईस्ट में कितना है, फिर बिहार या उत्तर प्रदेश हो गया, इनके जिलों में कितना आबादी है, कौन से जिले में सबसे अधिक है, किस जिले में सबसे कम है, कौन सा सबसे बड़ा शहर है, कौन सा सबसे छोटा शहर है। इन्हीं मापों की सहायता से एवं प्राप्त आंकड़ों से जनसंख्या वितरण को प्रकाशित किया जाता है। यह देश हित में जनसंख्या के वितरण व प्रतिरूप को समझने में सहायक होते हैं। आगे देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण के कुछ प्रतिरूप। जैसे विश्व में जनसंख्या वितरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जनसंख्या का असमान वितरण देखने को मिलता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के एक हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, उसी तरह पूरे विश्व में जनसंख्या समान नहीं है। जनसंख्या का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से अधिक है।
से अधिक है, परंतु इस जनसंख्या का वितरण सर्वत्र समान नहीं। विश्व में 90% जनसंख्या विश्व के कुल 10% भूभाग पर निवास करती है और इस 90% जनसंख्या का भी अधिकांश भाग केवल कहाँ, तो 20 से 60% यानी यह पृथ्वी है। यह 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री में यह 23 डिग्री अक्षांश यानी कर्क रेखा नॉर्थ में और साउथ में यह तो मकर रेखा। क्लियर है। तो 20 से 60 डिग्री यानी यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट मान लेते हैं कर्क रेखा से पहले से लेकर 60 डिग्री यानी यह आर्कटिक सर्किल तो 66 डिग्री पर से शुरू होता है, उससे पहले की बात है। इतने ही मात्र 40 डिग्री ही अक्षांश में ही अत्यधिक जनसंख्या, वो भी कहाँ, तो नॉर्थ हेमस्फीयर में ही रहती है। और 4 प्रमुख भागों में कौन कौन, तो पूर्वी एशिया में कौन, तो आसियान के 10 देश और चाइना जापान आदि पूर्वी एशिया में आते हैं। फिर दक्षिण एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ और पश्चिमी यूरोप मतलब कौन, तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, ये सब देश आते हैं। और पूर्वी एंग्लो अमेरिका यानी जो अमेरिकन उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसका पूर्वी भाग यानी न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र संकेंद्रित है। एशिया के तटीय भागों एवं नदी घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या का मुख्य जमाव मिलता है। तो एशिया में गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी और आगे बढ़ते हैं तो हुआंगहो और यांगटिक्सिकियांग नदी का जो क्षेत्र है, गंगा नहीं मेकांग रिवर का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र जो नदी हैं ये लोग या दजला फुरात नदियाँ हैं, इन सब के क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। तो वही नॉर्मल सी बात है कि जनसंख्या अधिक वहीं पर मिलेगी क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है तथा कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कहाँ, तो आज भी एशिया में। विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या संकेंद्रण पूर्वी एशिया में मिलता है जिसमें चीन, जापान, कोरिया प्रायद्वीप आदि सम्मिलित हैं। यहाँ विश्व की लगभग 20 से 25% जनसंख्या निवास करती है। चीन में विश्व की लगभग 20% जनसंख्या और भारत में 17% आबादी पाई जाती है। चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। मतलब चीन जो बहुत विशाल है, चीन इसी तरह का ना चीन का साइज है मान लेते हैं। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है जो जापान का साइड, जापान और नॉर्थ कोरिया से टच करने वाला बाउंड्री या वियतनाम का साइड वाला या साउथ चाइना सी से टच करने वाला इलाका, वहीं पर अत्यधिक जनसंख्या यानी कि चीन की पूरी जनसंख्या वह छोटे से ही क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या कहाँ मिलेगी, तो सतलज यानी पश्चिम पंजाब से लेकर गंगा के मैदानी भाग यानी सतलज में कौन आएगा, तो पंजाब, हरियाणा क्षेत्र आता है। और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में ही भारत की आधी से अधिक आबादी पाई जाती है। एशिया के पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों को मिलाकर विश्व की 55% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या सतलज तथा गंगा के मैदानी एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। एशिया के पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों को मिलाकर विश्व की 55% से अधिक आबादी वहीं पर निवास करती है। अब जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश याद कर लीजिए। सबसे अधिक इसमें तो चीन की आबादी है लगभग 20%, उसके बाद भारत लगभग 17% और तीसरे नंबर पर आइए एक USA अमेरिका मात्र 30 करोड़ आबादी है। यह पूरी दुनिया के लगभग 4.5%, कितना कम है। उसका चौथे नंबर पर इंडोनेशिया की आबादी आती है। पाँचवें में ब्राज़ील। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश हो जाए तो वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। तो यहाँ देखिए चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें में ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान, 7वें में बांग्लादेश, 8वें नाइजीरिया, 9वां में रूस और 10वें नंबर पर जापान है। अगर भारत आज एक भारत रहता तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला दिया जाता तो भारत कब का चीन से अधिक आबादी वाला देश रहता। इंडोनेशिया की याद कीजिए, इंडोनेशिया की 70% से अधिक आबादी केवल जावा द्वीप पर ही निवास करती है। और जावा में क्या होना है, तो जकार्ता शहर है जो उसकी राजधानी है। और क्या हुआ है, तो वहाँ की सरकार ने जो जावा द्वीप है और उस पर जकार्ता जो महानगर है वह डूब रहा है, जावा द्वीप श्रिंक कर रही है। इसे बचने के लिए उन्होंने एक बोर्नियो द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड के बाद, तो वहाँ पर अपनी राजधानी जो कालीमटन क्षेत्र है उसमें स्थानांतरित कर दी है। अधिक जनसंख्या वाला तीसरा क्षेत्र यूरोप है तथा सघन जनसंख्या का चौथा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का की 85% आबादी
85% से अधिक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में ही पाई जाती है। 100 डिग्री देशांतर मतलब देशांतर नॉर्थ टू साउथ है, उसके पूर्वी भाग में यानी समुद्र तट के किनारे ही मिलती है। दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में पाया जाता है। बांग्लादेश की 90% से अधिक जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई भाग में केंद्रित है। जापान की अधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगी तो 33 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही पाई जाती है। और एशिया में जनसंख्या का संकेंद्रण 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा यूरोप में 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच या मध्य मिलता है। यूरोप में अधिक जनघनत्व का कारण सागरीय समकारी प्रभाव यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट इसका नाम है। उसमें क्या होगा, न गर्मी में अधिक गर्मी न जाड़े में अधिक ठंडी, जिस कारण वहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है और मानव के लिए लाभदायक है। प्रभाव के कारण जलवायु की अनुकूलता है। संसाधनों के असमान वितरण के कारण जनसंख्या भी सर्वत्र लगातार वितरित न होकर छोटे छोटे गुच्छों के रूप में मिलती है। आगे देखिए, यूरोप में जनसंख्या जमघट का मुख्य कारण यहाँ की औद्योगिक तकनीकी विकास है, न कि कृषि निर्भरता। कौन? यूरोप की बात हो रही है। पृथ्वी पर ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसमें 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर के क्षेत्र, अंटार्कटिका, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जैसे सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट हैं, अरब डेजर्ट, और फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकी। कोई वहाँ जीवन की कल्पना कर सकते हो? कोई वहाँ रह सकता है? रहेगा तो बहुत कम आबादी है। फिर भूमध्य रेखीय प्रचुर वर्षा वन वाले क्षेत्र यानी 0 डिग्री पर पाए जाने वाले क्षेत्र, यह पूरा का पूरा क्षेत्र। चूंकि यूरोप का औद्योगिक विकास कोयला आधारित है, अतः जनसंख्या वितरण एवं कोयला पेटियों में समरूपता पाई जाती है। कहाँ? तो यूरोप में। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के सहारे ग्रेट ब्रिटेन से रूस के डोनेट्स बेसिन तक फैली सघन जनसंख्या की सतत पेटी है, जबकि यूरोप की कोयला पेटी भी यही है। यूरोप की कोयला पेटी को क्या कहा गया? जनसंख्या की धुरी की संज्ञा दी गई है। जो भारत में गंगा घाटी जनसंख्या का मुख्य केंद्र है भारत में, वह यूरोप में कौन है? तो वहाँ की कोयला पेटी है। पृथ्वी को 2 भागों यानी एक निवास योग्य भूमि, उसको क्या कहा गया है? एक्यूमीन, तथा निवास के अयोग्य यानी नॉन एक्यूमीन में विभक्त किया जाता है। विश्व के महाद्वीपों का लगभग 55 से 60% भाग एक्यूमीन है यानी मानव वहाँ रह सकता है। लगभग 1/3 भाग मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त है, वहाँ मानव नहीं रह सकता है। जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास से संबंधित होते हैं। उपरोक्त तीनों चरों के आपसी अंतर संबंध से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को निम्न का एक सूत्र है। क्या देखिए, पहला जन्म दर में से क्या घटाएंगे हम लोग? मृत्यु दर को घटा लेंगे, और इसमें क्या जोड़ेंगे? देखिए, प्लस प्रवास यानी यहाँ से कितने लोग एग्जिट करके चले गए, फिर उसमें से माइनस कि कितने लोग बाहर से चले हैं। अगर आने वाले से जाने वाले अधिक हैं तब क्या होगा? तब यह जन्म दर माइनस मृत्यु दर में जो शेष बचेगा, अगर जन्म दर अधिक है मृत्यु दर कम है, मान लेते हैं ऐसे बैठे, जन्म दर मान लेते हैं कि यह 100 जन्म हो गया, मृत्यु दर मान लेते हैं कि हम लोग इसको 90। यहाँ से प्रवास करने वाले की संख्या, तो चलिए इनकी सब प्लस प्रवास करने वाले की संख्या हम लोग मान लेते हैं 50, और आवास यानी जो आने वालों की संख्या गए 50 और आने वालों की संख्या यहाँ पर 40, मान लेते हैं भारत की स्थिति। तो क्या होगा? तो जन्म दर तो पॉजिटिव, तो जनसंख्या में क्या हुआ? तो 10% तो वृद्धि हो गई, और प्लस प्रवास माइनस आवास यानी यहाँ पर जो इमिग्रेंट यानी प्रवासन माने आने वाले, तो आने वाले कितने हैं? 50, और जाने वाले यहाँ से 40, अतः 10 लोग यहाँ पर आ गए, तो कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई? 20। अब यहीं अगर स्थिति उलट जाए कि अगर जाने वाले 40 हो जाए और आने वाले 40 हो जाए और जाने वाले 50 हो जाए, तब क्या होगा? तो ये 10 घट जाएगा, तो यहाँ पर तो -10 होगा, तब क्या होगा? तो ये +10 -10 यानी कि जनसंख्या यहाँ पर न बढ़ पाई।
संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर का ही परिणाम है। यानी जन्म लिया 100 व्यक्ति और कितने मृत्यु को कितने प्राप्त हुए 60, क्या हो गया 40 व्यक्ति बढ़ गए। किसी देश विशेष की जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जन्म दर एवं मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास भी प्रभावित करता है। विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या विस्फोट का कारण मृत्यु दर की तीव्र गति से कम होना है। भारत में वाली इसका उदाहरण है भारत। एशिया के बाद सबसे अधिक घनत्व यूरोप में पाया। कहाँ? यूरोप में। यदि अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण देखा जाए तो 90% उत्तरी गोलार्ध में, 10% दक्षिणी गोलार्ध में। आगे देखिए, क्लार्क के अनुसार विश्व का 3/4 यानी लगभग 75% जनसंख्या समुद्रों से 1000 किलोमीटर तथा 2/3 जनसंख्या यानी लगभग 66% आबादी मात्र 500 किलोमीटर दूरस्थ कटिबंधों में ही पाई जाती है, यानी समुद्र से दूर। जनसंख्या वितरण की असमानताओं के लिए भौतिक तत्वों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकी तत्व भी उत्तरदायी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का अक्षांशीय वितरण देखिए, 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश की बात होती है। लैटिट्यूड यानी ये वेस्ट टू ईस्ट यानी लेटा हुआ है। वो एशिया महाद्वीप में 10% जनसंख्या रहती है। वहीं 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तो एशिया की आबादी कितनी है? तो यहाँ की 50% आबादी निवास करती है। और वहीं 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यूरोप की बात हो रही है तो वहाँ पर उसकी 30% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर यही देखें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर पोलर रीजन तक चल जाइए तो वहाँ पर मात्र विश्व की 1% जनसंख्या ही निवास करती है। अब महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण क्या होगा? विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई से निम्न भागों में निवास करती है। यूरोप तथा एंग्लो अमेरिका में सघन जनसंख्या का संबंध नगरीय तथा औद्योगिक विकास से है। यूरोप और अमेरिका की बात हो रही है। वहीं जबकि एंग्लो अमेरिका यानी कनाडा और अमेरिका की बात हुई, जबकि एशिया में इसका संबंध कृषि से है। विश्व का सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहाँ? तो मंगोलिया में मिलता है। या मंगोलिया कहाँ है? तो बड़ा ऊपर रूस है और नीचे चाइना है, इसके बीच में इस तरह का एक देश है। उसका राजधानी कहाँ है? तो उलन बटार है। वह सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? तो मोनाको, ये यूरोप का एक शहर है, और सिंगापुर एशिया में एक शहर देश है, वहाँ पाई जाती है। नीदरलैंड, याद कीजिए, नीदरलैंड यूरोप में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है। आइसलैंड का जनघनत्व 3 है, यह सबसे कम है। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो रेकजाविक है और यह सबसे उत्तरी देश है। कहें तो इसकी राजधानी जो है सबसे उत्तर में है। और रूस का जनघनत्व कितना है? तो मात्र 8 व्यक्ति पर किलोमीटर है। तथा फिनलैंड का जनघनत्व क्रमशः 15 और नॉर्वे का 15 और फिनलैंड का 16 है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक जनघनत्व मॉरिशस का तथा उसके बाद क्रमशः रवांडा, बुरुंडी तथा नाइजीरिया का है। और अफ्रीका में सबसे अधिक विकास किसका हो रहा है जनसंख्या के मामले में? तो यही नाइजीरिया का। और ओशनिया विश्व में यानी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ओशनिया विश्व में सबसे कम जनघनत्व वाला महाद्वीप है। कौन? तो ओशनिया। न्यूजीलैंड का जनघनत्व कहाँ? यहाँ 15 है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का मात्र 3 है। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जैसे नियतिवादी विचारकों के मतानुसार भूतल पर जनसंख्या के वितरण को 2 प्राकृतिक कारण ही निर्धारित करते हैं। कौन? 2 प्राकृतिक कारण। कौन कौन? यहाँ नहीं दिया है। जबकि संभववादी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इस पर मानवीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के थ्योरी तो उसमें आपको मिलेगा ऐसा। कौन? नियतिवादी, संभववादी और नॉन नियतिवादी। नियतिवादी क्या कहते हैं कि मानव कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति है, मानव प्रकृति का उपहार है और प्रकृति चाहे तब तक मानव है, प्रकृति जब जिस दिन रूठ जाएगी उस दिन मानव कुछ नहीं कर, प्रकृति के सामने मानव कुछ नहीं है, निमित्त मात्र है। वहीं संभववाद वाले क्या कहेंगे? मानव पहले जंगल में था, मानव क्या था? कुछ नहीं था, मानव जानवर के समान था। आज मानव ने विकास किया, मेहनत किया, जब जब मानव क्या कहा जाता है उसको, जब जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है वाला बात है कि इसमें क्या होगा कि मानव ने विकास किया। मानव आज अंतरिक्ष में चांद पर जा रहा है, मानव ने बहुत शहर बनाए, बड़े से बड़े
जंगलों को साफ कर दिया, मानव ने रेल बनाया, मानव ने जहाजें बनाई, मानव ने क्या क्या न बनाया। यह संभववादी थ्योरी है, यानी कि मानव प्रकृति पर विजय पा सकती है। वास्तविकता यह है कि धरातल के किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप में पाया जाना अथवा अल्प जनसंख्या या कम सघनता का मिलना विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों के सामुचिक प्रभावों का परिणाम होता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले समस्त भौगोलिक कारणों को दो प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया है, एक है नेचुरल और एक है मानवीय कारक। दो कारक है, देखेंगे हम लोग। अब प्राकृतिक कारक में कौन कौन आएगा, तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में एक जलवायु, दूसरा भूविन्यास कि वहाँ का भूमि कैसा है, तीसरा मिट्टी एवं खनिज, चौथा जल आपूर्ति यानी पानी है कि नहीं मानव के लिए, और प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु प्रमुख हैं। तो देखिए जलवायु में कौन कौन कारक है, तो यहाँ देखिए जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य, निवास तथा क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का महत्व सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जलवायु में क्या क्या जलवायु के अंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तापमान, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, वर्षा रेन, प्रचलित पवने तथा परिवर्तिता जलवायु के प्रमुख घटक है जो मानवीय क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ हुआ, तो मानसून एशिया के देशों में हुआ है। एशिया में कहाँ, तो मानसून, जहाँ पर वर्षा होती है, नियमित वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ की जमीन उपजाऊ हो गई नदियों के कारण, और वहाँ पर जब अन्न होगा तो मानव का विकास हो गया। जैसे देशों में चीन, जापान, वियतनाम, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में पाया जाता है। मानसूनी प्रदेशों के मैदानी भागों में जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव है। क्यों, क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत कम परिश्रम से ही वर्ष में कम से कम 2 फसलें उत्पन्न की जाती है, जिससे वहाँ खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है। और टेम्परेट जलवायु में देखिए, टेम्परेट जलवायु वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों में भी वृहद मानव समूहों का निवास है। सामान्यतः 4 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मानवीय निवास के लिए अनुकूल होता है। अत्यधिक शीतल तथा अत्यधिक गर्म प्रदेश मनुष्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अति न्यून तापमान अथवा सदैव हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का एक बड़ा भाग निर्जन है। संपूर्ण टुंड्रा प्रदेश अत्यधिक ठंडक के कारण शीत मरुस्थल के रूप में जहां अस्थायी मानव निवास का लगभग अभाव है। ये तो ठंड के बारे में जान गए। इसी प्रकार अत्यधिक गर्म जलवायु भी मानव निवास के लिए प्रतिकूल होती है। अधिक उष्ण तथा आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय प्रदेशों में कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन में घने जंगल मिलते हैं, वहाँ आबादी कम है और वर्ष भर उमस पूर्ण वातावरण रहता है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या का निवास बहुत ही कम है, नामात्र का है। इसी प्रकार अत्यधिक शुष्कता, तो शुष्कता यानी वहाँ पर क्या मरुस्थल हो जाएगा। शुष्कता के कारण अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट या दक्षिणी क्षेत्र में है, दक्षिण अफ्रीका के पास। एशिया में औरम और पेनिनसुला में, थार भारत में, गोबी चीन की बात हो रही है। दक्षिणी अमेरिका में अटकामा और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग लगभग निर्जन है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। वर्षा वितरण और जनसंख्या का घनत्व के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर सामान्यतः घटता जाता है। किसका, तो वर्षा। देखिए यह पृथ्वी है, हम लोग जानते हैं कि यह 0 डिग्री है, और हम लोग यह भी जानते हैं कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ है, और हम लोग यह भी जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक विविधता कहाँ मिलेगी, तो 0 डिग्री के आसपास, यानी कहिए कि 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में, क्योंकि यहाँ पर तापमान उच्च है और लगभग नियमित वर्षा होती है, जिस कारण वनस्पति की विविधता होती है। और जो हम लोग विषुवत रेखा से दूर जाते चले जाते हैं, 23 डिग्री के बाद टेम्परेट रीजन शुरू हो जाता है दोनों तरफ, और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ क्या है, तो पोलर रीजन है। और पोलर रीजन में क्या होगा, सूरज की रोशनी सबसे कम पहुंची और 0 डिग्री पर सबसे अधिक। यही कारण यहाँ जहाँ सूरज की रोशनी अधिक है 0 डिग्री पर, तो जैव विविधता अधिक है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी तिरछी होती जाती है और जनसंख्या मतलब जैव विविधता घटती जाती है, तो नॉर्मल बात है, उस पर जब फ्लोरा घटेगा तो उस पर आश्रित फौना भी घट जाएगा। तो जहाँ वनस्पतियाँ कम हैं तो वहाँ मानव भी और मानव से जो जीव जंतु हैं वो भी कम हैं।
ये नॉर्मल सी बात है। स्थलाकृति, किसी भू क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण पर स्थलाकृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि यह प्लेन है, यहाँ पर चलना, रहना, घर बनाना, कृषि करना सब आसान है। पठारी भागों में उससे कम और पहाड़ी भागों में सबसे कम पाई जाती है। समतल होने के कारण मैदानों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है। साथ ही यहाँ यातायात, सिंचाई, व्यापार आदि की सुविधाएं भी अधिक सुलभ होती हैं। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न भागों में नदियों द्वारा निर्मित सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान, पाकिस्तान की सिंधु नदी का मैदान इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। और विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की अधिकांश जनसंख्या इसके पूर्वी भाग में हुआंगहो, यांगत्से, कियांग नदियों के मैदानों में ही संकेंद्रित है। पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। किसकी? तो चीन की बात हो रही है। वहीं जबकि पश्चिमी पहाड़ तथा पठारी भागों में जनसंख्या अत्यल्प है, बहुत कम है। इसी प्रकार यूरोप में राइन, डेन्यूब, सीन, ओल्गा आदि नदियों के मैदान में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का मैदान सघन रूप से आबाद क्षेत्र है। मिट्टी, संसार के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मिट्टियों के भौतिक तथा रासायनिक संगठन में अधिक भिन्नता पाई जाती है। रासायनिक तत्वों के समावेश से कुछ मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं, जैसे लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी व नदियों के अवसाद से जलोढ़ मिट्टी आदि। विश्व की विभिन्न नदी घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी के कारण वहाँ कृषि का विकास अधिक हुआ है। अधिक कृषि उत्पादन क्षमता विद्यमान होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। और खनिज पदार्थ, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज संसाधनों की उपलब्धि ने जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित किया है। यूरोप में 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कोयला पेटी स्थित है, जिसका विस्तार पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में रूस तक है। इस पेटी में लौह अयस्क भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिससे यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का खूब विकास हुआ है। इसी कारण से उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या अधिक सघन है। पूर्वी यूरोप के जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं, वहाँ भी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। पश्चिमी एशिया के शुष्क भागों में जहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं, मानव के लिए पर्यावरणीय दशाएं प्रतिकूल होते हुए भी पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कुवैत, ईरान, इराक आदि देश इसके उदाहरण हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल जहाँ जीवन नामुमकिन है, फिर भी कलबुर्गी और कुलगाडी की विश्व प्रसिद्ध यहाँ क्या है तो सोने की खानी है, जिसके कारण यहाँ पर नगरों का विकास हो गया। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ जनसंख्या के निवास का कारण वहाँ पाए जाने वाले खनिज भंडार ही हैं। आगे देखिए, जलाशय। जल जीवन का एक आवश्यक तत्व है। पीने के साथ ही घरेलू कार्यों, औद्योगिक कार्यों तथा सिंचाई आदि के लिए भी जल की आवश्यकता तो होती ही है। आपूर्ति की सुविधाओं वाले क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता पाई जाती है। प्राचीन काल में जब नदियाँ यातायात की प्रमुख साधन थी, महत्वपूर्ण नगरों का विकास अधिकांशतः नदियों के किनारे ही हुआ था। आधुनिक काल में विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से भी तो पोर्ट बड़े बड़े सब कहाँ तो समुद्र के तट पर बनते हैं, तो दृष्टिकोण से समुद्री मार्गों का महत्व सर्वाधिक है। यही कारण है कि संसार के आज भी बड़े बड़े नगर समुद्र तटों पर स्थित हैं। समुद्र पत्तनों के रूप में विकसित जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, लंदन, टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि न जाने कितने सैकड़ों शहर हैं। शुष्क मरुस्थलों में जनसंख्या का निवास केवल उन्हीं क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहाँ कोई जलाशय विद्यमान हो। अब आगे देखिए, एक और है स्थिति और अभिगम्यता। यह क्या है तो स्थल तथा सागर के संदर्भ में किसी प्रदेश की स्थिति अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे मध्य प्रदेशीय, महाद्वीपीय, द्वीपीय, सागर तटीय, अंतर पर्वतीय यानी दो पर्वत के बीच का, गिरिपादीय यानी एक पर्वत है उसके फुट हिल्स की बात हो रही है। इसे प्राकृतिक स्थिति कहते हैं। सापेक्ष स्थिति का अभिप्राय किसी स्थान या क्षेत्र की अभिगम्यता यानी पहुंच, अभिगम्यता मतलब क्या, पहुंच, कनेक्टिविटी की बात हो रही तथा पारस्परिक स्थिति से है। सापेक्ष स्थिति के प्रमुख प्रकार हैं जैसे केंद्रीय स्थिति, परिधीय स्थिति, संलग्न स्थिति, सामरिक स्थिति। ये सब हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे ना आगे तो उसमें सब डिटेल से पढ़ाया जाएगा।
किसी प्रदेश की स्थिति और उसकी अभिगम्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी प्रदेश में आवागमन की सुविधा जितनी अधिक होगी वह प्रदेश जनसंख्या को उतना ही अधिक आकर्षित करेगा। समतल मैदानी भाग रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नहर आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके विपरीत पहाड़ी भाग ऊंचे नीचे तथा दुर्गम होते हैं, जिस कारण वहाँ की कनेक्टिविटी कमजोर है और वहाँ किसी भी स्थलीय यातायात के साधन का विकास करना अत्यंत खर्चीला और कठिन हो पाता है, अतः जनसंख्या पर असर पड़ेगा। जल यातायात के लिए नौगामी नदियों तथा समुद्रों का तटवर्ती भाग अधिक उपयुक्त होता है। इन्हीं कारणों से जनसंख्या की सघनता सागर, झील या नदी के तटीय भागों में और आंतरिक समतल मैदानों में अधिक पाई जाती है। मुख्य स्थल के निकट स्थित सागरीय द्वीप भी मानव निवास को आकर्षित करते हैं, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस आदि द्वीप की बात हो रही है, उदाहरण है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो मानवीय कारक से शुरू करेंगे। तो यह जनसंख्या भूगोल यानी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल नहीं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का यह इसको कहेंगे हम लोग पार्ट 1 था। फिर पार्ट 2 वीडियो लाते हैं, तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।